अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम उन तल्ख हक़ाइक़ पर बात करेंगे जिन्होंने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे पर बात करेंगे, जो महज हादसा नहीं बल्कि दिहाइयों की गफलत और मुनाफे की हवस की एक दास्तान है। हफ्ता 17 जनवरी को लगने वाली आग में दर्जनों जानें ज़ाया हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। क्या ये सानहा सिर्फ एक इमारत तक महदूद है या पूरे निज़ाम की नाकामी है? मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि लाहौर में सिविल डिफेंस ने जून से 2025 तक 167 इमारतों को NOC जारी किए, जिनमें हाई राइज बिल्डिंग्स, पेट्रोल पंप्स, LPG प्लांट्स और फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। सिविल डिफेंस का यह दावा है कि तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद इमारतों में हिफाजती आलात नस्ब न होने के बावजूद NOC जारी किए गए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कराची की। तो नाजरीन, नैब ने सिंध में बड़ा एक्शन ले लिया है। महकमा एनर्जी के सोलर मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात अपने हाथ में ले ली हैं। जाली कस्टम दस्तावेजात के जरिए 3 अरब रुपए से जायद के माली नुकसान का इंकशाफ हुआ है, जबकि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि कराची एक बार फिर आग की लपेट में आया, मगर असल में जलने वाली चीज सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि वो निजाम था जो बरसों से इंसानी जानों को प्रॉफिट, नेग्लिजेंस और साइलेंस की नजर करता आ रहा है। गुल प्लाजा का सानहा कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक प्लांटेड फेलियर है, जहां सवाल आग से ज्यादा खतरनाक हैं और जवाब हस्बे रिवायत सवालात बहुत हैं। लेकिन आज हम उन गलतियों की निशानदही करेंगे जो इस सानहे की वजह बनी है। हमें ज्वाइन किया है फरीद आलम ने। फरीद, एक बेसिक रूल ये है और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब आप कोई काम करने लगो ना, तो पहले उसकी इजाजत ले लो। तो सवाल ये है कि जब नक्शे के अंदर सिर्फ 3 फ्लोर की इजाजत थी, तो फिर इजाफी मंजिलें किसकी रिटर्न अप्रूवल से बनी? आज कराची का ये अलमिया है कि कराची में जब कसीरुल मंजिला इमारत बनाई जाती है तो बिल्डर उसका नक्शा कम मंजिलों का लेता है, फिर जब वहाँ पर जाके बिल्डिंग बनाता है तो ज़्यादा नफ़े की मुनाफा हासिल करने के लिए उस पर गैर कानूनी तौर पर इजाफी मंजिलें डाल देते हैं। उसके बाद SBC अफसरान की मिली भगत से उन इजाफी मंजिलों को बाज़-औक़ात रेगुलाइज करा लिया जाता है और ज़्यादातर मौक़ों पर रेगुलराइज नहीं कराया जाता। यही वजह है गुल प्लाजा की भी। गुल प्लाजा 80 की दहाई में बनना शुरू हुआ। जिस वक्त इसको मंजूरी दी गई उस वक्त इसको जो नक्शा बनाया गया था उसमें बेसमेंट समेत 3 फ्लोर थे, 2 फ्लोर थे, यानी कि बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। लेकिन 1998 में इसके ऊपर इजाफी मंजिलें बनाई गई। इजाफी मंजिलें बनाने के बाद 2003 में उसको रेगुलर करा लिया गया। अच्छा। जिस वक्त इसके नक्शा बनाया गया था, जिस वक्त इसका नक्शे की मंजूरी दी गई थी, उस वक्त गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की मंजूरी दी गई थी कि इस शॉपिंग मॉल में बेसमेंट समेत जो फ्लोर्स हैं उसके ऊपर 1021 दुकानें बनाई जाएंगी। लेकिन उस वक्त जो ये बिल्डर ये बना रहा था, उसने उस वक्त जब ये KBC होता था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल 2013 में बना, उससे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के साथ इसने साजबाज की, उनकी जो मुबैना तौर पर मिली भगत की, उनके साथ लेन देन करके मामला तय किए और इस पर जो है 1021 की जगह 1200 दुकानें तामीर की और ऊपर की फ्लोर को भी रेगुलर करवा लिया। जब ये इजाफी दुकानें बनाई गई, क्योंकि देखिए इसमें जगह तो थी नहीं, 8124 गज का ये प्लॉट था। इस पूरे प्लॉट के ऊपर जो नक्शा पहला बनाया गया था उसके अंदर जो राहदारियाँ बनाई गई थी, जो पैसेजेस बनाए गए थे, उन सबको बनाने के बाद 1021 दुकानों की जगह बनती थी, जिस पर वो बिल्डर ने वो दुकानें मंजूर करवा ली थी। लेकिन जब वो शॉपिंग प्लाजा बनकर तैयार हुआ तो वहाँ पर दुकानों की फरोख्त में इजाफा देखकर उस बिल्डर ने लालच का मुजाहरा किया और दुकानों को छोटा करके जो राहदारियाँ थी उनके अंदर दुकानें बनाने के बाद, जो इसके रास्ते थे अंदर आने जाने के, वहाँ पर दुकानें बनाने के बाद इसकी तादाद हो गई 1200 दुकानें। तो 179 दुकानें जो इसमें एक्स्ट्रा तामीर कर ली गई।
जब ये तामीरात हो रही थी तो उस वक्त की कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की ये जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर नोटिस लेते और नक्शे की खिलाफवर्जी करने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाती, जो इजाफी दुकानें बनाई गई हैं उनको तोड़ा जाता और उसमें इस बात को यकीनी बनाया जाता कि ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ये तमाम हिफाजती इक़दाम से लेस है या नहीं है, इसके अंदर फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए हैं, हंगामी सूरत हाल में इखराज के रास्ते बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए था, उसके मुआयना करना चाहिए था। तो SBCA का है ना, तो मुझे तो ये बताएं ना कि SBCA का काम है कि इंस्पेक्शन करते रहना, तो फायर सेफ्टी के बगैर चलने वाले जो शॉपिंग मॉल्स थे उन पर SBCA की रूटीन इंस्पेक्शन क्यों हमें कभी नजर नहीं आई है? जी, आपको इसलिए नज़र नहीं आई है और हमें इसलिए नज़र नहीं आई है कि जब ये बिल्डिंग बनाई जाती है तो नक्शे के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, फायर सेफ्टी के पूरे आलात होते हैं, हंगामी अखराज के रास्ते भी होते हैं, लेकिन क्योंकि प्लॉट्स के ऊपर जब बिल्डिंग बना रहा होता है बिल्डर, तो बिल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा चाहिए होता है। उसके लिए वो क्या करता है कि जो आपके मुख्तलिफ जो एमिनिटीज़ हैं, जो इनके जगहें होती हैं, जो तफरी की एमिनिटीज़ की जगहें होती हैं, उन जगहों के ऊपर भी फ्लैट और दुकानें बना लेता है। SBC के अफसरान ये करते हैं, जब वो वायलेशन कर रहा होता है बिल्डर, तो बिल्डर से जाके फी फ्लोर वायलेशन के हिसाब से पैसे लेते हैं। अगर कोई बहुत पोश इलाका है तो वहाँ पर करोड़ों रुपए रिश्वत ली जाती है। इसी तरह अगर हम कमर्शियल तामीरात पे जब चले जाते हैं, जो शॉपिंग प्लाजा बन रहे हैं, तारिक रोड हो गया, क्लिफ्टन हो गया, सदर का इलाका हो गया, जब यहाँ पर वायलेशन की जाती है तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से करोड़ों रुपए रिश्वत ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक दुकान की कीमत 10-10 करोड़ रुपए है। जब बिल्डर वायलेशन कर रहा होता है तो SBCA के अफसरान की चांदी हो जाती है, वो बिल्डर से वायलेशन करवाते हैं, उनको बिल्डर को रोकते नहीं है। अगर SBCA अपना काम पूरा कर रही होती तो शहर में इस वक्त 90% इमारतें ऐसी हैं जिसमें फायर सेफ्टी सिस्टम है ही नहीं, 90% इमारतें ऐसी हैं जिसमें हंगामी अखराज का रास्ता अगर गुल प्लाजा के हवाले से ही बात की जाए ना, तो 1992 ले लें, 2015 ले लें और 2021 को ले लें, तो कोर्ट केसेस अभी भी ज़ेरे इल्तवा थे। तो फिर गुल प्लाजा को ऑपरेट करने की इजाजत किस कानून के तहत दी गई है? जी, मुख्तलिफ केसेस थे इसके ऊपर जो ज़ेर इल्तवा थे, लेकिन वो मामला निपट गए थे। ये मामला देखें, जो केसेस होते हैं वो प्लॉट की मिल्कियत के हवाले से होते हैं, तामीरात के हवाले से नहीं होते, तो तामीरात तो जारी रहती हैं। SBC के अफसरान ने अपना मामला तय करने के बाद उस वक्त के KBCA जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसके अफसरान जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने मामला तय करके गुल प्लाजा को तामीर करवाया। उसमें किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया। उसके अंदर फायर सेफ्टी, देखिए कराची का सदर का इलाका इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाका है। गुल प्लाजा जो है एक ऐसी इमारत है जहाँ पर दुनिया भर से चीज़ें लाके फ़रोख्त की जाती थी। वहाँ पर शहरियों का जम्मे गफ़ीर होता था, जो शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर शॉपिंग करते थे। भरा होता था, पाँव रखने की अंदर जगह नहीं थी। उसी लालच में आके उस बिल्डर ने क्या किया, 1021 की जगह 1200 दुकानें बनाने के बाद उसको बेच दी। हद ये होती है कि जो राहदारियाँ होती हैं, जो पैसेजेस होते हैं, उसमें भी छोटी छोटी दुकानें बना दी गई। जो बाहर निकलने के रास्ते थे 24 से 26 रास्ते हैं गुल प्लाजा से बाहर आने के, तो उन रास्तों पे दुकानें बना दी गई थी। अच्छा, इसके साथ साथ जो वहाँ पर फायर हंगामे आग लगने की सूरत में जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पाइपिंग कोई वहाँ पर पानी की नहीं की गई थी। अगर खुदा न ख्वास्ता आग लग जाए तो स्मोक डिटेक्टर से होता हुआ फौरी तौर पर वहाँ पर पानी का छिड़काव, कोई फायर सेफ्टी के सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं था। फायर एग्जीक्यूशन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि अल्लाह न करे वहाँ पर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती तो वहाँ पर लोगों की हिफाजत की जाती। आपने बताया कि 24 से 26 एग्जिट गेट्स थे इस प्लाजा के, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने हमें यह भी बताया कि पार्किंग एरिया को दुकानों में तब्दील किया गया है। अगर ये सारा कुछ किया गया है तो फिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन का प्लान कहाँ गया? वो क्यों नहीं बनाया गया कि अगर हम इन जगह के ऊपर दुकानें बना देंगे तो फिर इवैक्यूएट अगर करना पड़ जाएगा तो किस तरह से करेंगे? लेकिन वो जो 25 या 26 वो जो गेट्स थे उनका क्या हुआ? देखिए 25-26 गेट से इसकी पार्किंग की जगह जो थी, पार्किंग की जगह नीचे बेसमेंट थी, वहाँ पर दुकानें बना के पार्किंग को छत पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके जो रास्ते हैं 24 से 26 रास्ते, उन तमाम रास्तों के ऊपर छोटी छोटी दुकानें बना दी गई थी। जिस वक्त मैं बता रहा था आपको कि गुल प्लाजा में आग लगी, तो जब आग लगी तो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब लोग मोबाइल टार्च की रोशनी में वहाँ पर मुमकिन है फरीद, मतलब ये बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई जब हमें ये सानहा पेश आया कि जैसे ही आग लगी तो पूरा इतना बड़ा प्लाजा और पूरे के पूरे प्लाजे की लाइट कैसे जा सकती है? कोई 1 मीटर तो नहीं होता है वहां पर, कितने ही मीटर लगे होते हैं बिजली के, तो पूरे प्लाजे की लाइट किस तरह से जा सकती है?
जी पूले प्लाजा की लाइट इसलिए इस वजह से गई कि जब वहाँ पर आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर आगाह किया गया, तो के इलेक्ट्रिक ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई मुनक़ता कर दी थी। इस बात का जवाब फरीद कौन देगा, क्योंकि नक्शे के अंदर जिस तरह से आपने हमें बताया 1021 दुकानों की इजाजत थी मगर 1200 दुकानें बनाई गई। ये एक्स्ट्रा 179 जो दुकानें बनाई गई वो किस अफसर की आंखों के सामने तामीर की गई हैं और किसने इजाजत दी थी इसकी? जी देखें, इसकी इजाजत जो है 179 दुकानें तो गैर कानूनी, इसकी तो इजाजत ही नहीं है थी। उस वक्त के जो केबीसी अफसरान के कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, उस वक्त जब ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उस वक्त के अफसरान ने मिली भगत की, अपनी जेबें भरी। अपनी जेबें भरने के बाद बिल्डर को मौका दिया कि आप ये दुकानें बना लें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो बिल्डर ने एसबीसीए केबीसीए को इजाजत नहीं थी, दुकानें बनाई गई और उसके बाद उन्हें रेगुलराइज भी किया गया। तो ये नौबत ही क्यों पेश आई कि मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी? 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज करने की नौबत ऐसी क्या थी कि पेश आ गई? ये तो सरासर इलीगल अप्रूवल है, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। 2003 में दुकानों को रेगुलराइज नहीं कराया गया। 2003 में जो इन्होंने इजाफी मंजिलें दो ऊपर डाली थी उसको रेगुलर करवा लिया था। साबिक नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान के दौर में स्कीम चली थी कि अपनी जो इजाफी मंजिलों को आप रेगुलराइज करा सकते हैं। तो उसमें बिल्डर ने क्या किया, अपनी जो इजाफी मंजिलें थी उसको रेगुलर करा लिया, लेकिन इजाफी मंजिलें मिलाने के बाद दुकानों की तादाद बनती थी 1021, लेकिन वहाँ पर बनाई गई 1200 दुकानें, यानी कि 179 दुकानें ज़्यादा बनाई गई, जिस पर एसबीसीए की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी गई, जिसका नतीजा ये निकला जब इस बिल्डिंग में हादसा रूनुमा आग लगी तो लोगों को रास्ते नहीं मिले। रास्ते ना मिलने की वजह ये थी कि रास्ते में दुकानें बना दी गई थी, राहदारियों में दुकानें बना दी गई थी। ये एक गुलबिलाजा नहीं है कराची में। कराची में 90% जो इमारतें बनाई गई हैं, रिहायशी हो या कमर्शियल हो, कसीरुल मंजिला इमारतों में गैर कानूनी इजाफी मंजिलें डालना मामूल बन चुका है। एसबीसी अफसरान की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है ये जो कसीरुल मंजिला इमारतें बनती हैं। यहाँ पर सीओएस की हर बिल्डर खिलाफवर्जी करता है। 20% तक की वायलेशन की तो एसबीसीए का कानून इजाजत देता है, 20% तक की बिल्डर्स को छूट होती है कि वो वायलेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा फ्लोर डाल लिया गया, लेकिन एसबीसीए की जानिब से कुछ नहीं किया जाता। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है 3 दिन में तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी आलात लगाए जाएं, ये हुक्म दिया गया है। तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या ये भी एक वक्ती स्टेटमेंट दी गई है कि भाई इस तरह से सारी प्रिकॉशंस ली जाएं? देखा 3 दिन में तो इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर तो कोई भी सर्वे नहीं कर सकता। जब इस प्लाजा में आग लगी तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। डीजी एसबीसीए को वज़ीर आला तलब किया गया और डीजी एसबीसीए को उसके ऊपर सख्त नाराज़गी का वज़ीर आला ने इजहार किया और उनको कहा कि फौरी तौर पर शहर में देखें कि कहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, कौन कौन सी इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी के आलात नस्ब नहीं है, तो सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट मुरतब करके तमाम लोगों को पाबंद किया जाए कि वो अपनी अपनी बिल्डिंगों के अंदर फायर सेफ्टी गुजर गए हैं इस सानहे को, अभी तक लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, उनको उनके प्यारों की बाकियात तक नहीं मिल रही हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इस आग में कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी होती तो क्या जिम्मेदारों के नाम आज भी छुपे होते? देखा, जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को इसकी लेना पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो तो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके अफसरान की मुबैना मिली भगत से, उनकी रिश्वतखोरी की वजह से यहाँ पर खतरनाक इमारतें कानूनी हो या गैर कानूनी हो तामीर की जा रही है। किसी इमारत में हिफाजती इक़दाम नहीं होते, लेकिन एसबीसी के अफसरान तमाम जो इमारतें हैं उनको रेगुलर कर देते हैं, उनको तामीरात की इजाज़त दे देते हैं। कहीं पर किसी इमारत को सामने रखते हुए हम सिर्फ यही कहेंगे नाज़रीन के गुल का जो सानहा है ना, वो हमें ये बता गया है कि कराची में इमारतें नहीं बल्कि कब्रें तामीर की जा रही हैं और उनके नक्शे फाइलों में नहीं बल्कि ज़मीर पर होने चाहिए। जब तक बिल्डर्स, ऑफिसर्स और सिस्टम को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक हर नई आग सिर्फ अगली खबर की हेडलाइन बनेगी और शहरियों की जानें यूं ही सस्ती भी रहेंगी और जलती भी रहेंगी। नाज़रीन, अब हम आपको बताएं कि लाहौर में फायर सेफ्टी कागजों में तो मुकम्मल दिखाई देती है मगर ज़मीनी हकायक कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से एनओसीज की भरमार है,
दावे मजबूत हैं, मगर सवाल ये है कि ये सब सेफ्टी के लिए है या फिर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किया जा रहा है। फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। फ़हीम, ये बताइएगा, ये जो एदादो शुमार आपने हमें दिए हैं, इसके मुताबिक जून 2025 से दिसंबर 2025 तक 167 NOCs जारी किए गए हैं। तो क्या कोई फास्ट ट्रैक अप्रूवल सिस्टम है जिसके तहत ये सब हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। मामला ये है कि ये NOCs जो हैं, इसको थोड़ा सा सिस्टम मैं आपको समझा दूं कि LDA की जानिब से जब किसी इमारत को मुकम्मल करने के हवाले से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपके पास जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जिसमें वासा है, जिसमें एनवायरनमेंट है, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे एक NOCs लिए जाते हैं। और इसी तरह जब इमारत मुकम्मल हो जाती है तो उसके साथ एक NOC दरकार होता है सिविल डिफेंस का, ताकि फिर कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ताकि इमारत जो है उसको हर तरह से मुकम्मल करार दिया जाए। ऐसे ही है। अब हुआ ये है कि 167 के करीब NOCs जो हैं वो सिविल डिफेंस की जानिब से जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा सर्वे है इसके अगेंस्ट जो हमने खुद चेक किया तो अंदरून लाहौर की बेशतर इमारतें जिनको NOC जारी किए गए हैं वहां पर बुनियादी फायर सेफ्टी सिस्टम सिरे से ही मौजूद नहीं है। अब जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वहां पर उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आता है। यहाँ पर हंगामी अखराज के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम होता है। और एक अहम चीज़ ये है कि आपने उमूमन देखा होगा कि जब किसी जगह पर आग लगती है तो गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से मूव की जाती हैं ताकि पानी भरकर वापस उस जगह में आग बुझाने के लिए वहाँ पर आए। लेकिन अब जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही वाटर बॉजल या वाटर हाइड्रेंट होना चाहिए ताकि गाड़ियां जो वहां पर आग बुझाने के लिए आए तो उन्हें पानी मौके पर ही दस्तयाब हो। तो ये जो 167 NOC जारी किए गए हैं इनमें से बेशतर इमारतें ऐसी हैं जिनमें ना तो फायर अलार्म है, ना फायर सेफ्टी सिस्टम है, ना लेकिन फहीम सिविल डिफेंस की जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो 167 इमारतें हैं इनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल है। और अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा दावा है और वज़ीर आला पंजाब इस वक्त काफी एक्टिव भी हैं, उन्होंने तो इंक्वायरी बिठा देनी है इस हवाले से। अच्छा, मैं आपको एक दादो शुमार और बताता हूँ। एक ना रिपोर्ट कुछ दिन कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ना पूरे पंजाब में तैयार करवाई गई कि जो इमारतें जो हैं उनकी इस वक्त फायर सेफ्टी के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो लाहौर में सिर्फ 13 आपको मैं बता दूं कि इमारतें जो हैं वो गैर महफूज थी और तकरीबन 682 इमारतें जो हैं उनको ग्रेड D दिया गया। यानी कि इस वक्त ग्रेड D मैं बताता हूँ, ग्रेड D वो है जिसमें ना वाटर बॉजल है या वाटर हाइड्रेंट है, वहां पर ना तकनीकी अमला मौजूद है, यानी कि कोई ऐसा स्टाफ का बंदा जो आग बुझाने के लिए तरबियत रखता हो वो मौजूद नहीं है, फायर अलार्म सिस्टम नहीं है। और खुद जो इनके सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं उनका ये कहना है, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू में होशुरबा इंकशाफ ये किया कि उन्होंने 600 इमारतें जो हैं उनको नोटिस जारी किए हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं है। यानी कि 167 जिनको NOCs जारी कर दिए गए वहाँ पर तो हमारी तहकीक ज़ाती जो है, हमने वहाँ पे जाके तस्वीरें भी बनाई, वहाँ पे देखा भी, वहाँ पे किसी किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं। और साथ जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि 600 इमारतों को हमने नोटिस जारी किए हैं। अब अलमिया क्या है, ये 600 इमारतें जिनको नोटिस जारी कर दिए हैं उसके बाद उनको जुर्माना किया जाता है और अगर वो जुर्माना नहीं देते तो उनका केस जो है वो अगली जो सिविल डिफेंस कोर्ट है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा सख्त मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ पर यहाँ पर जो सख्त फायर अगर आग कहीं लग जाए तो उसका जिम्मेदारों का तयन किस तरह हो। जिम्मेदारी तो सबसे पहली तो सिविल डिफेंस के अमले की आती है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इमारतों को वक्तन फवक्तन चेक करें। लेकिन आपको ये बताऊं कि सिविल डिफेंस का अमला किन कामों में मसरूफ है। आपको जहां पर कहीं पर गली में कोई ऐसा पेट्रोल पंप जो कि अनऑथोराइज है, वहां पर अगर पेट्रोल बिक रहा है तो उसको सिविल डिफेंस वालों के अमले की पुष्ट पनाही हासिल है, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने वो पेट्रोल पंप नहीं चलने देने। क्यों? क्योंकि उनके पास NOC नहीं होगा सिविल डिफेंस का। हम इमारतों में फायर सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है उसके मुताबिक हमें ये पता चला है कि फायर सेफ्टी लगाने पर एक इमारत के अंदर
30 سے 50 लाख रुपए खर्च आता है, ठीक है। तो क्या हर बिल्डर ने वाकई ही इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हर इमारत के अंदर हमने जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए फायर जो है सेफ्टी की हुई है? देखें, वाटर हाइड्रेंट जब बनेगा, वाटर बोजल बनेगी, इसके ऊपर भी लाखों रुपए का खर्चा बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अगर जितने फ्लोर हैं, हर फ्लोर के ऊपर फायर अलार्म सिस्टम लगेगा, वहाँ पर जो दीगर जो आलात हैं वो लगेंगे। और ये ज़्यादातर आलात जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनते, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए हैं ताकि जो आग लगे तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि इनिशियली जब आग लगती है तो उसकी बुनियादी वजह तो एक बड़ी छोटी सी मामूली सी जगह होती है, अगर उसी जगह को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया आग नहीं फैल सकती। इसी तरह अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है और इसमें जाने जाती हैं या कोई माली नुकसान होता है तो उसका बुनियादी तौर पर जिम्मेदार जो है वो सिविल डिफेंस का अदारा है। 600 इमारतों को आपने नोटिस तो जारी कर दिए, उन 600 इमारतों के नोटिस के बाद अब कितने लोगों के खिलाफ चालान हुआ है, कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमात का इंदराज करवाया, इसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। अगर आप उनके दफ्तरों की हालत देखें तो वहाँ पर मसला यही है ना कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है उसको जो है फॉलो नहीं किया जाता है। फहीम, देखा जाए तो हाई राइज बिल्डिंग्स, पेट्रोल पंप्स और एलपीजी प्लांट्स जैसे हाई रिस्क लोकेशंस पर चेक एंड बैलेंस का मेयार जो है वो एक जैसा मौजूद ही नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम एक जैसा होना चाहिए? बिल्कुल सूरत हाल यही है इस वक्त। जो ये ऐसे वो जगह हैं जहाँ पर एक छोटी सी इंसानी गलती या कोई हादसा जो है वो किसी बड़े साहने का सबब बन सकता है। अगर फौरी तौर पर वहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम हो, फायर अलार्म सिस्टम हो ऑटोमेटिक, और उसके बाद इब्तदाई तौर पर आग को कंट्रोल करने वाले आलात हों तो आप उस नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। लेकिन जो एनओसी जारी किए जा रही हैं उसके हवाले से जो हमारे पास अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक ना तो उन इमारतों में वो फायर सेफ्टी सिस्टम है जिसके लिए जो रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। लेकिन एनओसी जारी करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो की जाती है ना, तो क्या यहाँ पर कोकोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई थी या फिर सिर्फ फाइल वर्क पर इत्तफाक करके तो एनओसी जारी कर दिए गए? सिर्फ फाइल वर्क हुआ है। 167 अगर बिल्डिंग्स के एनओसी जारी हुए हैं तो 167 बिल्डिंग्स का विजिट जरूर हुआ है, वहां पर जाके देखा जरूर गया है, लेकिन वहां पर जाके क्या फायदा ऐसे देखने का कि आपने देख के बस बिला वजह बिल्कुल जी आंखें बंद कर ली गई कोई बेसिक जो वहां पर नेसेसिटीज थी वो तो मौजूद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने एनओसी जारी कर दिया। बिल्कुल जी, एनओसी जारी हुए हैं और इनमें से बेशतर इमारतें ऐसी हैं जो कि अभी मुकम्मल भी नहीं हुई और उनके एनओसी सिविल डिफेंस ने पहले से जारी कर दी हैं। कहाँ है हमारा कानून, कहाँ है जो इस तरह के एनओसीज जारी कर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल जी, अगर उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो अभी हाल ही में सर्वे शुरू करवाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, एक तो उन इमारतों का जहाँ पर ये फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है उनकी निशानदेही होनी चाहिए, और एक उन लोगों का भी ऑडिट होना चाहिए कि जिन इमारतों के एनओसीज जारी किए गए हैं क्या आया उन इमारतों में बाकायदा तौर पर ऑटोमेटिक फायर से अलार्म सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर एग्जॉस्ट का निज़ाम मौजूद है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो हुकूमत को फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि जिस महकमे को इस चीज़ का जिम्मेदार बनाया गया है वो क्या वहाँ पर जो लोग हैं वो इस काबिल हैं कि उनकी सलाहियतें हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रूमेंट को जान सकें। यही बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे करने वाली थी। आपने कहा कि सिविल डिफेंस का काम है इन सारी चीज़ों को चेक करना, तो बड़ा अहम सवाल वो ये कि क्या सिविल डिफेंस के पास इतना ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो इतनी बड़ी तादाद में इमारतों की मौसर इंस्पेक्शन कर सके? बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि जो लोग इस सारे इंस्ट्रूमेंट को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसको, इवन कि आप ये देख लें कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं आपको अमूमन जो है वो इतवार बाज़ारों में चेकिंग की ड्यूटी पर नज़र आएंगे। हाँ। आपको किसी जो गलियों में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पर नज़र आएंगे, कभी वो प्राइस कंट्रोल करते हुए नज़र आएंगे। जो एक्चुअल जिम्मेदारी है जिसका एनओसी सिविल डिफेंस की जानिब से जारी किया जाता है उसके लिए ट्रेंड उनके पास स्टाफ ही मौजूद नहीं है। एक या दो गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं, उनके पास सिर्फ लिस्ट मौजूद है कि जी ये चीज़ें लिस्ट टिक मार्क हो जाए, कोई पता नहीं कि एक जगह पर वो चीज़ें लग जाती हैं, इनकी चेकिंग हो जाती है।
अगली जगह पे वही चीज़ें उतार कर इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर आगे जाकर लगा के उसी की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन फिज़िकली इन इमारतों पर जिनके इन एनओसीज जारी किए गए हैं ये चीज़ें बेशतर में मौजूद ही नहीं है, और वो लोग जो इन इमारतों में रहते हैं, का काम बनता है ना कि जब आप एक एनओसी जारी कर देते हैं तो पोस्ट और प्री मॉनिटरिंग उसकी कम से कम जारी रखें, तो वो क्यों नहीं की जाती है? देखिए, जब चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर डिसाइड की जाए तो फिर बहुत बड़े मामला जो हैं वो छुपा लिए जाते हैं, अंडर द कारपेट कर लिए जाते हैं। हाँ। अभी आप ये देखें कि अब वज़ीर आला पंजाब ने जो रिपोर्ट मांगी है और अमूमी तौर पर अगले हफ्ते में वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक कि तकरीबन कोई 2200-2500 इमारतों का सर्वे किया गया है। अच्छा। और उनमें बेशतर इमारतें तकरीबन 1700-1800 के करीब इमारतें जो हैं वो ग्रेड डी में पूरे पंजाब में आई हैं, यानी कि 1800 इमारतें ऐसी हैं जहां पर ना फायर अलार्म सिस्टम है ना फायर सेफ्टी सिस्टम है। तो ये भी किसी किस्म का बड़ा हादसा हो सकता है, और जो अदारे हैं मुतलका उनको फौरी तौर पर चाहिए कि इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक सर्वे किया जाए कि जिनको एनओसीज जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि देखें सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। सिस्टम क्या है कि आपने जब कोई इमारत बनानी है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेना है। अब मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक एनओसी जब आएगा वो तो मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से आना है, और उस डिपार्टमेंट ने अगर अपना एनओसी दे दिया है तो उन्होंने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर देना है। लेकिन फिजिकली वहां पर कुछ भी नहीं है। आप जोहर टाउन में आप चले जाएं, बेशतर इमारतें ऐसी हैं जिनके एनओसीज जारी हुए हुए हैं। गुलबर्ग में बेशतर इमारतें हैं जिनके एनओसीज जारी हुए हुए हैं। अंदरून लाहौर की तकरीबन 90% एनओसीज जारी धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। फहीम, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि अगर कल को खुदा ना ख्वास्ता किसी एनओसी याफ्ता इमारत में हादसा पेश आ जाता है तो फिर लायबिलिटी किस पर आएगी? मालिक पर आएगी, एनओसी देने वाले इदारे पर आएगी, या किसी और पे आएगी? जी, उस वक्त कहानी खुलेगी कि ये जब एनओसी दिया गया था उस वक्त किस अफसर ने ये जारी किया था और उस एनओसी को जारी करने के एवज उसने क्या वसूल किया था, तब तो ये कहानी तब खुलेगी। लेकिन अगर आप सिविल डिफेंस के साथ साथ रेस्क्यू 1122 वाले भी जो हैं वो अमूमन जब भी जाते हैं, हादसा होता है, आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। इससे कबल जो है वो फायर ब्रिगेड का सिस्टम होता था, उसके अब रेस्क्यू 1122 है। तो रेस्क्यू 1122 वाले अमूमन जब जाते हैं तो उनको हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पर ये मकसद यही था कि जब किसी इमारत को या बिल्डिंग का एनओसी जो सिविल डिफेंस की जानिब से जारी किया जाए तो वहाँ पर वो एसओपीज मुकम्मल हो ताकि जो हादसा हो उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब जो एनओसी जारी हुए हैं इसके बाद तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो डिपार्टमेंट ने अपने सर पर ले लिया, और सबसे बड़ा सवाल जो है उनकी जो एक अमला आया कि वो अमला इतना क्वालिफाइड है कि वो जदीद जो फायर फाइटिंग आलात हैं उनका सिस्टम समझ सके। क्या वही आज से 30-40 साल पुराने वाले एसओपीज हैं कि हर फ्लोर के ऊपर 2 सिलेंडर रख लिए? अलमिया हमारा यही है ना, हम चेक एंड बैलेंस के ऊपर तो तवज्जो ही नहीं देते। अगर तवज्जो दी गई होती तो इतना अफसोसनाक वाकया जो कराची में सानहा गुल प्लाजा के हवाले से पेश आया है वो भी पेश ना आता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो इमारतें तो अब अंदरून लाहौर में हैं और गुंजान आबाद इलाकों में हैं उनको तो सिर्फ नोटिस जारी कर दिया जाता है, और अगर वहाँ पर कोशिश की जाए तो वहाँ पर जो फायर सेफ्टी सिस्टम है अभी भी इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो नई इमारतों को एनओसीज जारी किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर बगैर चेक किए, बगैर उन इंस्ट्रूमेंट के वो जो है उसका एक दोबारा से ऑडिट होना चाहिए कि जो एनओसी जारी किए गए इनकी वेरिफिकेशन की जाए कि आया ये जो एनओसी जारी किए गए हैं इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, जिन लोगों ने जारी किए हैं क्या उनकी रिपोर्ट में वो आलात मौजूद हैं, उस फाइल में वो चीज़ें लगी हुई हैं, और फिजिकली भी। असल सवाल ये है कि फाइल में चीज़ मौजूद है और फिजिकली मौजूद नहीं है चीज़ें, और इसी तरह के सवालात जो है वो उठ रहे हैं। और अभी जो है इसका बाकायदा तौर पर इन 167 एनओसीज का बाकायदा ऑडिट होना चाहिए और आपको खुल के सामने आएगा। देखा जाए तो ये जो एनओसीज जारी किए जाते हैं एक तरह का ये सेफ्टी सर्टिफिकेट ही होता है ना। तो सबसे अहम सवाल ये है, क्या लाहौर में ये जो एनओसीज धड़ाधड़ जारी किए जा रहे हैं वो सेफ्टी सर्टिफिकेट रहे भी हैं या फिर सिर्फ एक कागजी लाइसेंस रह गया है या कागजी कार्रवाई रह गई है? देखिए, ये तो एक कागजी कार्रवाई है, क्योंकि हमारे ज़ाया के मुताबिक जो हमने उन बिल्डिंग्स की हमने जो जाके फिज़िकल सिचुएशन देखी है, अक्सर तो वो बिल्डिंग्स अभी
مکمل ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ وہاں پر تو فائر سیفٹی کے آلات ابھی لگ ہی نہیں سکتے، اور پھر بھی ان کے وہاں پر این او سیز جاری ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ آلات جن کا لگنے کے بعد ان کو این او سیز جاری ہونے تھے وہ ابھی تک لگے ہی نہیں، اور ان کے پاس این او سیز موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان 167 این او سیز کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کن کن عمارتوں پہ اور بالکل یہ جتنا اہم معاملہ ہے آج اسی حوالے سے ہم ناظرین کو تو مخاطب نہیں کریں گے، آج ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کریں گے، کیونکہ سانحہ گل پلازا نے پورے ملک کو یہ تلخ سبق دیا ہے کہ اگر فائر سیفٹی صرف فائلوں تک محدود رہے تو انجام صرف راکھ اور لاشیں ہوتی ہیں۔ لاہور میں سول ڈیفنس کے این او سیز پر اٹھنے والے سوالات اسی تناظر میں ایک سنجیدہ وارننگ ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ آپ پنجاب میں بے شمار اصلاحاتی کام کر رہی ہیں، عوام کو آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، مگر یہی امید ہے کہ آپ فائر سیفٹی اور این او سی سسٹم کا بھی ریالٹی چیک لازمی کروائیں گی تاکہ پنجاب میں کوئی اور گل پلازا جنم نہ لے اور انسانی جانوں کا تحفظ واقع ہی ریاست کی ترجیح بن سکے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں طویل خاموشی کے بعد نیب سندھ اچانک ایکشن میں نظر آ رہا ہے، اور معاملہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ اربوں روپے کے سولر انرجی پروجیکٹ کا ہے۔ فائلوں، جعلی دستاویزات اور مشتبہ ادائیگیوں کی اس کہانی نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا یہ صرف کرپشن ہے یا ایک مکمل ویل پلانڈ اسکیم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کراچی زاہد کھوک۔ زاہد سے ہی تمام سوالات ہم کریں گے۔ زاہد یہ بتائے گا کہ اتنے بڑے اسکینڈل میں نیب کو ایکٹیو ہونے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ڈیلیڈ ایکشن تھا جس کو کر کے خانہ پوری کی گئی ہے بس؟ تھینک یو سو مچ۔ کافی عرصے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جب قوانین منظور ہوئے تھے اس کے بعد جو اختیارات ہیں وہ نیب سے جو ہے وہ صوبوں کو اور خاص طور پر محکمہ اینٹی کرپشن کو منتقل ہوئے تھے کہ اس میں ایسے کئی جو مقدمات تھے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں جو مختلف عدالتوں کے اندر جو وہ صوبائی عدالتیں ہیں ان کے اندر یہ منتقل ہوئے تھے۔ اب اتنے عرصے کے بعد جو ہے اب نیب سندھ کے اندر ہمیں جو ہے ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور یہ میگا اسکینڈل ہے سندھ حکومت کے اندر جس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے پر سندھ کی جو ہائیسٹ فورم ہوتا ہے سندھ کابینہ، ان کی جانب سے بھی منظوری دی گئی تھی کہ اس معاملے کی تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کی جائے گی، اور ان کے حوالے یہ تحقیقات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اس معاملے پہ ایکشن لیں۔ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی تھی، مگر اچانک سے یہ نیب کی جانب سے خط لکھا گیا چیف منسٹر سندھ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو، اور ان کو کہا گیا کہ نیب کے مختلف ریفرنسز جو ہے وہ دیے گئے، کہ اس حوالے دیے گئے، اور اس میں کہا گیا کہ احتساب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 18 کے تحت سندھ حکومت اور اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جتنے معاملات ہیں یہ ان کے حوالے کیے جائیں۔ تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں فیک جو ہے وہ انوائسز بنائی گئی، اسی طرح بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2 لاکھ فیک انوائسز بھی پوری نہیں نہ ہو رہی ہیں، 2 لاکھ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور 1 لاکھ کچھ ہیں یہ۔ جی بالکل 1,40,748 یونٹ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے درآمد ہوئے ہیں، یہ بات ثابت ہوئی۔ بات یہ کی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یا تو انوائسز جو ہیں وہ فیک ہیں اور وہ جعلی طریقے سے کی گئی، یا تو ایسا ہے کہ دوسری جو یونٹس ہیں جو وہاں پہ منگوانے کی بات کی گئی، یا تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوکل کسی سے پرچیز کیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آئے، اور اس وقت تک 3 ارب 2 کروڑ پاکستانی روپے جو ہے ان کا یہ اسکینڈل ہے۔ 10 کروڑ ڈالرز کے قرضے سے، عالمی بینک کے قرضے سے یہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا تھا، اور اس میں جو 2 لاکھ ہوم سولر جو ہے وہ دینے تھے، اس میں وہ فیل ہو گئے، اور جو بین الاقوامی ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اب اس میں تمام جو چیزیں دی گئی ہیں تحقیقاتی رپورٹ میں، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ
कौन कौन से, मतलब एक तो मुआहदे पर भी जो शकूक शुबात जाहिर किए गए हैं, कंपनी की अपना रिकॉर्ड जो है उस पर भी शकूक शुबात बताए गए हैं, और ये जो कहा गया कि फ़र्ज़ी तौर पर जो है वो दरामद हुई 2 लाख के बाद के 2 लाख जो किट्स मंगानी थी, 407 DC सोलर फेज़, उसमें 1 लाख माउंटिंग फ्रेम्स दरामद करने का भी ऐलान किया गया, मगर कस्टम कोई नहीं। लेकिन ये चीजें जो आप गिनवा रहे हैं जाहिर, जो सोलर फैंस और माउंटिंग फ्रेम्स जो आप बता रहे हैं वो तो कभी दरामद ही नहीं हुए हैं, तो फिर उनकी पेमेंट क्लियरेंस किस अफसर ने दी है? जी देखिए, इन्होंने तो जिस तरह से बात की गई है कि या तो ये मकामी तौर पर इस तरह से चीज़ें ली जाती हैं, स्टैंडर्ड होता है, वर्ल्ड बैंक जब आपको कर्जा देता है तो उसको कर्जा वापस भी करना होता है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए होता है कि लोगों को 2 लाख जो सिस्टम मिल जाते हैं गरीब लोगों को, उनके घर की तो जो है वो तो कम से कम बत्ती तो जलती, उनको जो है पंखे जो है वो उसमें कैपेसिटी होती है कि जिस तरह से आप घर की रिक्वायरमेंट क्या है वो सिस्टम लगा के देना था। जाहिद, हैरत अंगेज बात जो है वो इस पूरे मामले में वो यही है कि आलमी बैंक के कर्ज से चलने वाले प्रोजेक्ट में इतनी संगीन बेज़ाब्तियां की गई हैं, तो मतलब ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फेलियर दिखाई दे रहा है हमें तो सीधा सीधा। जी बिल्कुल फेलियर है, और जिस तरह से फाइंडिंग्स दी गई हैं चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से, उन्होंने तो सबसे पहले कहा है कि आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये मुकम्मल तहकीकात इस मामले की कराएं, ताकि जो प्रोजेक्ट इसमें नाम मेंशन किया गया है, ताकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मियां महफूज काजी और जो ये बेनिफिशरी कंपनी है और इनकी जो मिली भगत है इसका मामला सामने आ सके, और प्रोजेक्ट में मुलव्वस एहलकारों के नेटवर्क अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, ज़ाती मफादात को सर्व करना, ये इन मामलात की तहकीकात कराई जाए और तमाम मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई की जाए, और प्रोजेक्ट के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाए ताकि आइंदा जो इस किस्म के मामलात ना हो। और ये रिपोर्ट जब वज़ीर सिंध के सामने पेश आई तो उन्होंने ये मामला सिंध काबीना के सामने पेश किया, और जिसके बाद सिंध काबीना में तमाम जो अरकान हैं उनकी जानिब से बहस भी किया गया, और ये कुछ रोज़ कबल उनकी जानिब से मंजूरी भी दी गई कि अब ये महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा माजी में भी लेकर जाता हूँ कि इस तरह हुआ है कि जब नेब सिंध के अंदर एक्टिव था तो उस वक्त जो तहकीकातें नेब के पास होती थी तो उस वक्त ये एक कहा जाता था कि मिली भगत करके महकमा एंटी करप्शन के जरिए मुकदमा दर्ज करवाए गए, महकमा एंटी करप्शन के हवाले जो मामला किए गए ताकि उन मुल्ज़मान को प्रोटेक्शन मिल सके। अगर नेब के पास ये मामला आते हैं तो कम से कम फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी होती है, इंक्वायरी भी होती है, और असल जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा भी मिलती है। मगर जब महकमा एंटी करप्शन के पास मामला आते हैं, आपको पता है कि इस वक्त भी महकमा एंटी करप्शन सूबाई हुकूमत के मातहत है, और इस वक्त भी महकमा एंटी करप्शन के हाथ पांव बंधे हुए हैं, और इस वक्त भी महकमा एंटी करप्शन में बदकिस्मती की बात है कि सिस्टम चल रहे हैं। तो अगर आप सिस्टम चलाएंगे इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तो फिर आप क्या कार्रवाई कर सकेंगे? से चल रहे हैं जाहिर, मतलब ये हमारा अलमिया रहा है, जब कोई सानहा पेश आ जाए, जब कोई बेज़ाब्ती हो जाए, जब करप्शन हो जाए, उसके बाद होश आता है ओहो ये तो मामला बिगड़ गया है, ये तो ये सब कुछ हो गया है। तो सिस्टम कहाँ पर है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पेमेंट सिस्टम में इतनी खामियों की निशानदही हुई है, तो ये पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, सिस्टम के अंदर खामियां, ये जो मामला है, जब आपको पता है कि सिंध हुकूमत के कई ऐसे महकमे हैं जो इसी तरह से सिस्टम में चलते हैं, और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि महकमा एनर्जी में भी एक सिस्टम राइज है। आप महकमा एनर्जी के जो है वज़ीर कोई और होंगे, सेक्रेटरी कोई और होंगे, मगर सिस्टम चलाने वाले कोई और हैं। तो इसी तरह से आप महकमा रेवेन्यू में देखें कि जो हमें बज़ाहिर नज़र आते हैं चेहरे कि ये जो है वो वज़ीर हैं या इंतज़ामी ओहदों पर बैठे हुए हैं, मगर वो मामला चलाने वाले कोई और होते हैं। तो इसी तरह से जब महकमा एंटी करप्शन की हम बात करें कि हम सामने चेहरे देखते हैं, और आपको मैं ये भी बात बताऊँ कि चेयरमैन जो एंटी करप्शन है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हो या डायरेक्टर जनरल हो, हकीकत ये है कि चेयरमैन साहब की जानिब से जो रिफॉर्म्स लाए गए, आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था कि वॉलंटियर रिटर्न
करप्शन के मामला भी महकमा एंटी करप्शन में रूल्स में अमेंडमेंट कराई जा रही थी कि ये हो सके, ताकि जो लूटी हुई रकम के वापसी के जो कोई ऑप्शन नहीं था महकमा एंटी करप्शन के पास, तो वो उनके पास आ एक सादा सा सवाल है, इसी तरह से जिस तरह से ये मामला एंटी करप्शन से उठा के नैब को दे दिया गया है, तो क्या वाकई ही ये मामला जो है कोई मिसाल कायम करेगा? जी बिल्कुल, ये जो मैं ये समझ रहा हूँ कि नेब की जानिब से जो तहकीकात की जाएगी और जो इस वक्त हमें जो फिगर मिली है कोई 3 अरब और कुछ की, तो इसमें ये जो करप्शन है इसमें इजाफा भी सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि जो तहकीकात करते हैं सिंध हुकूमत के इदारे, उन पर भी एक प्रेशर होता है, उनके भी अलग मामलात होते हैं, मगर जब ये नेब मामले की तहकीकात करेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो है असल जिस तरह से जो पसे पर्दा बैठ के लोग जो हैं वो सिस्टम जो चलाते हैं, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूर सामने आएगी। कि एक तो ये है कि जो इस मामले में करप्शन हुई है, करप्शन का पैसा कहाँ गया। बिल्कुल, मुद्दा हम इसीलिए उठाते हैं ताकि उसका कोई ना कोई हल निकल सके। नाज़रीन, सोलर एनर्जी का ये स्कैंडल महज माली बेज़ाब्ती नहीं है, बल्कि अवाम के एतमाद पर एक बड़ा सवालिया निशान है। नैब का एक्टिव होना यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है, मगर असल इम्तिहान इन्वेस्टिगेशन से कन्विक्शन तक का सफर है। अगर इस बार भी जिम्मेदार बच निकले ना, तो ये सिर्फ 3 अरब रुपए का नुकसान नहीं होगा, बल्कि एहतसाब के पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर दाव लग जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।